गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं क्या होते हैं, ये कैसी इनकी बिहेवियर होगा, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वही सारा डिस्कस करेंगे आज हम आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो समझने से पहले थोड़ा हम अपनी जो डेली रूटीन है, आप अपने घर पर हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकली अप्लायंसेस हैं जिनको आप डेली यूज़ करते हो। तो अगर हम पूरी अपनी दैनिक दिनचर्या की बात करें, सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक, ऐसे कितने ही आपके घर में या आपके कार्यस्थल पर ऐसे कितने ही विद्युत उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो किसी भी तरीके का काम करने के लिए। एक लैंप से लेकर लाइट चाहिए आपको, एक लैंप से लेकर आपको कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन, आपके घर में रखा हुआ फ्रिज, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला मिक्सर, ग्राइंडर, ओवन, इस तरीके से मनोरंजन के लिए आपके टेलीविज़न है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और कंपोनेंट्स हैं जिनका आप हर रोज़ दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डीपली इनके बारे में सोचा जाए कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, मान लीजिए एक वो छोटा सा लैंप ही क्यों ना हो, अगर हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें कि एक जो हमारा इलेक्ट्रिकल लैंप है वो कैसे तैयार हुआ है, क्या क्या उसमें चीज़ें लगी हैं, किस टाइप का उसमें मटेरियल लगा है, तो अगर मैं एक लैंप की भी बात करूं, एक छोटे से लैंप में भी कम से कम आधा दर्जन के आसपास अलग अलग तरीके का मटेरियल लगता है। तब जाकर कहीं हमारा एक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट तैयार होता है, चाहे वो हमारी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कोई विद्युत उपकरण है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है किसी भी प्रकार का। और साथ ही कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जहाँ पर भी आपके घर में है, आपके वर्कशॉप में है, आपके किसी भी कंपनी में है, ऑफिस में है, आपके इंस्टीट्यूट में है, तो कितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इनको मेन सप्लाई से जोड़ने की भी आवश्यकता है। अब जोड़ने के लिए भी जो जो मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी वो अलग से है। तो एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन और एक कंप्लीट प्रोडक्ट तैयार करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। अब बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, हर एक चीज़ की, हर एक मटेरियल की अपनी एक गुण हुआ करते हैं, अपनी एक अलग से विशेषताएं हुआ करती हैं, और इन्हीं गुणों और विशेषताओं के आधार पर ही हम किसी प्रोडक्ट का, किसी इंस्टॉलेशन का पूरा निर्माण करते हैं। अगर हमें किसी भी मटेरियल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी कि इस मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा इसका बिहेवियर है जब हम इसको काम में लेंगे, तो जब तक ये ज्ञान पूरा नहीं होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कोई भी इलेक्ट्रीशियन अपनी फील्ड में परफेक्ट नहीं माना जाएगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उससे एक कोई बड़ा नुकसान करवा सकती है, कितना बड़ा भी वो लॉस हो सकता है अगर उसको अपने फील्ड की और इन मटेरियल्स की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे हम कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल होते क्या हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो वही शुरू करेंगे हम। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल और इन्हीं को हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो आम, हम कैसे उसको पहचान के तौर पर कैसे परिभाषित करेंगे, और एक टेक्निकली टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे हम उनको अलग अलग से परिभाषित करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। अगर हम आम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल को 4 अलग अलग प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला हमारा है कंडक्टिंग मटेरियल, जिनको हम कंडक्टर्स बोल सकते हैं हिंदी में, जिनको चालक कहा जाता है। दूसरा है सेमी कंडक्टर्स, अर्धचालक कहा जाता है इनको हिंदी में। तीसरा है इंसुलेटर्स, इनको कुचालक पदार्थ कहा जाता है हिंदी में। और चौथा है मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय पदार्थ। तो अगर तो ये 4 प्रकार के जो मटेरियल मैंने बताए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मैग्नेटिक मटेरियल्स, अगर तो आम भाषा में इनको हम एक डिफाइन करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिकली करंट और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, तो ये क्या परिभाषा होगी? सिंपल परिभाषा क्या है? कंडक्टर, जिसको हिंदी में चालक कहा जाता है, ये कैसे पदार्थ होंगे?
ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत करंट या आम भाषा में बिजली आसानी से गुजर जाती हो, वो हमारे कंडक्टर्स या चालक कहलाते हैं। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम एक चालक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से करंट या बिजली आसानी से गुजर जाती है। दूसरा है इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर से पहले मैं इंसुलेटर डिस्कस करूंगा। इंसुलेटर, जिसको हिंदी में कुचालक का नाम दिया गया है, ये कैसे पदार्थ होंगे? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत करंट या बिजली बिल्कुल भी नहीं गुजर पाती। तो अगर ऐसे पदार्थ हैं, हम इनको इंसुलेटर या कुचालक कहेंगे। जैसे रबड़ हो गई, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, कांच हो गया, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से बिजली बिल्कुल भी नहीं गुजरती, इनको कुचालक कहा गया है। और अगर तीसरी कैटेगरी की बात करूं मैं, सेमी कंडक्टर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर का बीच का मटेरियल है सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ना तो ये पूर्ण रूप से चालक हैं, ना ही ये पूर्ण रूप से कुचालक हैं। तो इनकी में से जो करंट और विद्युत गुजरने की क्षमता है मध्यम स्तर की है, कि ना तो ये बहुत अधिक आसानी से करंट को गुजरने देते और ना ही पूर्ण रूप से करंट को रोकते हैं। तो ऐसी विशेषताएं होती है सेमीकंडक्टर की, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं। और चौथा मटेरियल है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये जो ऐसे पदार्थ हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको हम करंट या बिजली के गुजरने के आधार पर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ना ही इनको परिभाषित कर सकते हैं। इनका परिभाषित करने का एक अलग तरीका है, क्योंकि हमारे बहुत से विद्युत उपकरण ऐसे हैं जिनमें हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चाहिए, चुंबकीय गुण चाहिए पदार्थों के। तो ऐसे पदार्थ होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल जो चुंबकीय गुणों के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। अब इन मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी आगे 3 नाम दिए गए हैं: फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें डिफरेंस क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो ऐसे पदार्थ हुआ करते हैं जो चुंबक की तरफ आसानी से आकर्षित होते हों, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। ये ऐसे पदार्थ हैं, अगर चुंबक के पास इनको लेके जाए या चुंबक इनके पास लेके जाए तो आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक की तरफ चिपकते हैं ये। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय गुण तो होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। चुंबक की तरफ आकर्षित तो होते हैं ये, लेकिन जो आकर्षण की तीव्रता है वो थोड़ी कम हुआ करती है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकीय गुण बहुत कम मात्रा में मौजूद होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन से हैं? ये बिल्कुल ही ऐसे मटेरियल हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित ही नहीं होते। इनमें चुंबकीय गुण बिल्कुल ही नहीं होते, ना तो चुंबक इनके पास लेके आने से या इनको चुंबक के पास अगर लेके जाएंगे, इनमें बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, आकर्षण नहीं होता। ये वो डायमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबड़ हो गई, इनमें बिल्कुल भी चुंबकीय गुण नहीं होते। तो इस प्रकार से अगर आम परिभाषा की बात करें, एक जनरल डेफिनेशन की बात करें करंट के माध्यम से, तो सिंपल सी परिभाषाएं हैं। जिन पदार्थों में से करंट या बिजली आसानी से गुजर जाए वो कंडक्टर्स हैं। जिन पदार्थों में से बिजली या करंट आसानी से गुजरे ही ना बिल्कुल भी, तो वो इंसुलेटर हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें से बिजली गुजरती है लेकिन पूरी मात्रा में नहीं गुजरती, वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच की ये क्लासिफिकेशन है। ना तो ये पूर्ण रूप से चालक होते हैं, ना कुचालक होते हैं। लेकिन अगर अब टेक्निकली इन चीज़ों को हम डिफाइन करने की कोशिश करें कि कंडक्टर्स क्या होंगे, इंसुलेटर्स क्या होंगे और सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे, टेक्निकली ये तो थी करंट के अकॉर्डिंग इनकी डेफिनेशन। लेकिन टेक्निकली अगर मैं इनकी क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन की जा सकती है इनकी। पहली क्लासिफिकेशन तो है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी, जो इनकी प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध आपको बताया गया था। प्रतिरोध क्या होती है? किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता हो। तो उसी प्रतिरोधकता के आधार पर विभाजित करेंगे हम कि कंडक्टर कैसे होंगे, सेमीकंडक्टर कैसे होंगे, इंसुलेटर कैसे होंगे।
दूसरी क्लासिफिकेशन किस आधार पर करेंगे हम? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो हमने परमाणु संरचना की थी अलग अलग पदार्थों की आपको बताई गई थी, उसके आधार पर हम देखेंगे कि कंडक्टर्स कैसे होंगे, सेमीकंडक्टर्स कैसे होंगे और इंसुलेटर्स कैसे होंगे। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर हो गई। एनर्जी लेवल्स हुआ करते हैं मटेरियल्स के, तो उसमें एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसके अनुसार भी हम देखेंगे और चेक करेंगे कि कंडक्टर्स क्या होंगे, सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे और इंसुलेटर्स क्या होंगे। तो टेक्निकली इन तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब हम इनको जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों में क्या डिफरेंस हुआ करता है। तो पहले हम करेंगे इनकी प्रतिरोधकता के आधार पर हम कंडक्टर किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे और सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे। तो जैसे आपको पहले बताया गया है, कंडक्टर्स का मतलब क्या है? जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाए। इसका दूसरा शब्दों में अर्थ क्या होगा? ऐसे पदार्थों की जो प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है, क्योंकि प्रतिरोधकता कम होगी तभी उसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो प्रतिरोधकता के आधार पर अगर मैं इनकी बात करूं, अगर पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻⁴ ओम मीटर तक के बीच में वेरी करती है, तो ऐसे पदार्थ हमारे कंडक्टर कहलाते हैं। मतलब ये जो प्रतिरोधकता इनकी बहुत ही कम होती है। अगर रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ की 10⁻³ ओम मीटर से लेकर 10⁻³ ओम मीटर के बीच में वेरी करती है, तो ऐसे पदार्थ हमारे सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। और अगर प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की 10⁻⁴ से लेकर 10⁻17 ओम मीटर के बीच में वेरी करती है, तो इस प्रकार के पदार्थ हमारे इंसुलेटर कहलाते हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, तो यहाँ से भी हम देखेंगे अगर 10⁻⁸ और 10⁻⁴ है कंडक्टर की, और इनकी क्या है, इंसुलेटर की 10⁻⁴ और 10⁻17। इनका मीडियम रेंज देखो, यहाँ 10⁻⁴ है और यहाँ 10⁻3, इसके बाद ये शुरू हो गया। और इंसुलेटर 10⁻⁴ से शुरू होता है, तो ये 10⁻3 तक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इनके बीच की रेंज ये है। तो इनके बीच की रेंज की अगर प्रतिरोधकता है तो वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। दूसरी अगर टाइप्स की बात करें, दूसरी क्लासिफिकेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना जब आपको बताई गई थी, आपको न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और बाहर न्यूक्लियस के एलिप्टिकल्स ऑर्बिट्स थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिवॉल्व करते थे। और सबसे बात एक चीज़ बताई गई थी आपको कि जो सबसे बाहरी ऑर्बिट हुआ करता है वो कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं होता, पार्शियली फिल हुआ करता है। और जो सबसे बाहरी ऑर्बिट हमारा था, उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन पाए गए थे उनको एक नाम दिया गया था फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनको तोड़ना या मूव कराना बहुत ही आसान होता है। तो उन्हीं के बेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे सबसे बाहरी ऑर्बिट में, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, कितने हैं, और उनकी संख्या के हिसाब से कंडक्टर कैसे होंगे, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे होंगे। अगर तो हम एक पदार्थ लें और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करें और सबसे बाहरी ऑर्बिट में पाए जाने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काउंटिंग करें, अगर तो वो हमें 4 से कम मिलेंगे, 4 से कम मिले हमेशा, तो वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कॉपर का अगर हम तांबा जिसको हिंदी में बोलते हैं, अगर तांबे का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार करें तो उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में केवल एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। तो कॉपर को इसीलिए सबसे बेस्ट कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड एल्यूमिनियम होता है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें उसमें 3 होते हैं, तो वो थोड़ा कॉपर से अलग टाइप का है, लेकिन वो भी अच्छा कंडक्टर है। तो जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से हमेशा कम मिलते हों वो हमारे कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब इंसुलेटर की अगर बात करें, इंसुलेटर का अगर कोई ऐसा पदार्थ हम लें जिसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में अगर काउंटिंग करने से हमें पता चले कि हमेशा 4 फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मिले,
चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, इस प्रकार से। तो ऐसे पदार्थ हमारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे सल्फ़र की अगर बात करूं, सल्फ़र एक इंसुलेटर मटेरियल है, उसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 4 से ज़्यादा जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हैं। अब बात है सेमीकंडक्टर की। वही हर बार रिपीट होगा कि जो सेमीकंडक्टर हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर कंडक्टर में 4 से कम है, इंसुलेटर में 4 से ज़्यादा है, तो एक कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन नंबर क्या है, 4। तो अगर किसी मटेरियल के सबसे बाहरी ऑर्बिट में केवल 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे कहलाते हैं सेमीकंडक्टर। ये फिक्स वैल्यू है कि सेमीकंडक्टर्स पदार्थ जो हैं उनके सबसे बाहरी ऑर्बिट में हमेशा 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन ले लीजिए आप, जर्मेनियम ले लीजिए। तो जैसे जर्मेनियम है हमारा, मोस्टली सेमीकंडक्टर्स मटेरियल में जर्मेनियम का इस्तेमाल होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 32। तो इस प्रकार से केवल 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर तो फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो वो सारे पदार्थ कंडक्टर कहलाएंगे, अगर 4 से ज़्यादा हो वो सारे इंसुलेटर कहलाएंगे, और अगर एक फिक्स वैल्यू केवल 4 फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो वो सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। अब तीसरी क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये क्या होता है, इसको हम एक ग्राफ के तौर पर देखेंगे। असल में जो हमारे ये मटेरियल्स हैं, अगर इनको एनर्जी लेवल के तौर पर, एनर्जी बैंड्स के तौर पर हम देखें तो प्रत्येक मटेरियल में 3 बैंड हुआ करते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप। 3 बैंड कौन से होंगे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन गैप। तीनों में डिफरेंस क्या है, जो हमारा वैलेंस बैंड होता है इसमें पाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो हमारा होता है बिल्कुल खाली, और दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होता है फॉरबिडन गैप। अब ये वैलेंस बैंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब जंप करके आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएं तो करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो अगर इस बेस पे हम तीनों को क्लासीफाई करें तो ये कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें मुझे नज़र आता है कि वैलेंस बैंड भी है, कंडक्शन बैंड भी है, लेकिन बीच का जो गैप है वो मुझे नज़र नहीं आता। तो इसमें कंडक्टर में क्या होता है, जो फॉरबिडन गैप है वास्तव में एक्चुअली में होता ही नहीं है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब दोनों में बिल्कुल ही गैप नहीं है, और वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। तो जो वैलेंस बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन हैं आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं बिना किसी बाहरी बल के। तो इस प्रकार जब बिना किसी बाहरी बल से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएं और करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें आसानी से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। तो कंडक्टर्स में अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप के लेवल पे क्लासीफाई करें, कंडक्टर्स में फॉरबिडन गैप होता ही नहीं है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमेशा ओवरलैप करते हैं, और इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूवमेंट बनी रहती है। सेमीकंडक्टर की बात करें, इसमें एनर्जी बैंड गैप है, फॉरबिडन जो गैप है वो है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब कंडक्शन बैंड में उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है। हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एनर्जी देंगे, सप्लाई देंगे, तो क्या करेंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस गैप को जंप करने की कोशिश करके कंडक्शन बैंड में जाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये गैप जितना कम होगा उतने ही आसानी से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। अब सेमीकंडक्टर के केस में ये जो गैप होता है ये मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, और हल्की सी एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही, एनर्जी देते ही इसको, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस एक इलेक्ट्रॉन के गैप को आसानी से क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट चलना हमारा शुरू हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनका फॉरबिडन गैप बहुत कम होता है, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। अगर ऐसे मटेरियल हैं तो वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं।
तीसरे की अगर बात करें इंसुलेटर की, मैंने डायग्राम में भी दिखाया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के जो बीच का फॉरबिडन गैप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर टेक्निकली देखें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। 6 या 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं वो। तो ये जो गैप है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप, इतना ज़्यादा गैप है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी लगाएं भी तो भी वैलेंस बैंड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस फॉरबिडन गैप को क्रॉस नहीं कर पाते। और जब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो करंट गुजरना शुरू नहीं होगा। इसीलिए ये इंसुलेटिंग कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस गैप को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं और कंडक्शन बैंड हमारा खाली का खाली रह जाता है। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा तो उनमें से करंट भी नहीं गुजर पाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल है, हमने एक करंट फ्लो के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरी में रख दिए हमने। कंडक्टर्स जिनमें से करंट आसानी से गुजर जाए, इंसुलेटर जिनमें से करंट बिल्कुल भी ना गुजरे, सेमीकंडक्टर जिनमें से करंट गुजरे तो लेकिन कम मात्रा में गुजरे। ना तो ये पूरे कंडक्टर्स होंगे ना ही पूरे इंसुलेटर्स होंगे। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, चुंबकीय गुणों पर अगर हम इनकी वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के होंगे। फेरोमैग्नेटिक जो चुंबक की तरफ आसानी से आकर्षित हो जाएं, पैरामैग्नेटिक जो चुंबक की तरफ कम आकर्षण बल से आकर्षित हो, डायमैग्नेटिक जो बिल्कुल भी चुंबक की तरफ आकर्षित ना हो। और इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन हमारी थी प्रतिरोधकता के आधार पर, परमाणु संरचना के आधार पर और फॉरबिडन एनर्जी गैप लेवल के आधार पर। तो इस प्रकार से हमारी ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स है जिसको आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू।